नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध को 14 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन की बर्बादी और तबाही की खबरों के बीच अब बातचीत की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वो समझौते के लिए फिलहाल तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन और नाटो की बढ़ती नजदीकियों को लेकर था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन पुतिन इसका विरोध कर रहे थे। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होना चाहता है। जाहिर तौर पर ज़ेलेंस्की के रुख में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। वैसे रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन अकेला पड़ता दिख रहा है। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तमाम अपील के बाद भी जंग के मैदान में उनका साथ देने के लिए कोई भी देश अभी तक नहीं उतरा। तो क्या ज़ेलेंस्की को यह एहसास होने लगा है कि अब अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? क्या पश्चिमी देश यूक्रेन का रूस के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे? क्या नाटो ने यूक्रेन के साथ विश्वासघात किया है? अगर बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन की करें तो उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। रूस आर्थिक पाबंदियों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। अमेरिका ने रूस के तेल और गैस के आयात पर पाबंदी लगा दी है। पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो क्या अब पुतिन को भी यह लगने लगा है कि जंग ज्यादा लंबा खींचा तो रूस को इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या 14 दिन के बाद अब रूस और यूक्रेन जंग अब युद्ध विराम की ओर बढ़ रहा है? सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की के नरम होने से क्या पुतिन यूक्रेन पर हमले रोक देंगे? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन सायरन, इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। जी हां, एक बड़ी खबर सीधे वॉल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बड़ी खबर क्या है इस वक्त की? युद्ध के 14वें दिन रूस के यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। एक तरफ जहां बातचीत हो रही है उस तरफ हमले तेज किए। कीव पर रूस की बड़ी तैयारी है। जी हां, चारों तरफ से कीव को घेर लिया है। कीव में एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध के 14वें दिन रूस के यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। ये आपको जो बर्बादी की तस्वीरें वो भी दिखा रहे हैं वॉल पर। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ कल जहां बड़ी बैठक होनी है रूस और यूक्रेन के मंत्रियों के बीच में, एक तरफ जहां यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब ने बात कही है। जी हां, एक और बड़ी खबर सायरन, एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा बयान सामने आया है। क्या है बड़ा बयान, आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। रूस ने दावा किया है यूक्रेन सरकार को हटाना मकसद नहीं है, यानी सरकार को नहीं हटाना है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का इस वक्त सबसे बड़ा बयान, और 14 दिन में अगर देखा जाए तो यह सबसे गंभीर और बड़ा बयान है। यूक्रेन से बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल मंत्री लेवल की टॉक्स होनी है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का यह बड़ा बयान आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, लगातार 3 अपडेट्स। बड़ी अपडेट्स क्या है? युद्ध के 14वें दिन भी यूक्रेन में तबाही का मंजर जारी है। लगातार निशाना बनाया जा रहा है। नाटो की सदस्यता पर ज्यादा जोर नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा है। लुहांस्क और डोनेत्स्क पर भी समझौते पर विचार, यानी कुछ नरम जो है वो ज़ेलेंस्की पड़े। उन्होंने कहा कि जो नाटो से नजदीकियां थी जिससे रूस नाराज था, अब वो कह रहे हैं बहुत जरूरी नहीं है। और 2 जो छोटे छोटे देश है वहां पर भी जो कब्जा है उसको भी कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की मानने को तैयार है। 3 बड़ी अपडेट्स हम लोगों ने आपको दिखाई कल, जहां एक तरफ चुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं दूसरी तरफ 2 मंत्री लेवल्स की टॉक्स हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसको माना जा रहा है कि एक ब्रेकअप जो है वो कल निकल सकता है। I'm ready for a dialogue regarding NATO. I have cooled down regarding this question a long time ago. After we understood that that NATO is not prepared to accept Ukraine. I never wanted to be a country which is begging something on its knees, and we are not going to be that country, and I don't want to be that president. These pseudo republics, but we can discuss and find a compromise on how these territories will live on. What is important to me is how the people in those territories are going to live. ज़ेलेंस्की को सुना, उन्होंने साफ कहा कि नाटो जरूरत नहीं है, और तो छोटी छोटी जगहों पर भी वो मानने को तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच में आखिर क्या चल रहा है, शर्तें क्या हैं, क्या कुछ मानने को तैयार है? सीधे पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की तो झुके, क्या अब रुकेगा पुतिन? रूस की शर्त क्या है? पहली शर्त,
नाटो की जिद छोड़े यूक्रेन। यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन का जवाब है नाटो की सदस्यता पर जोर नहीं है, यहीं से झुके हैं ज़ेलेंस्की साहब। रूस की शर्त क्या है? लुहांस्क डोनेत्स्क को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले, बातचीत करने को तैयार है। यानी कोई रिजिडनेस नहीं है इन दोनों राज्यों को लेकर। К матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. हमने पॉइंटर्स के जरिए आपको बताया कि शर्त क्या है रूस की और यूक्रेन कहां तक दबने को तैयार है। आज देश का सवाल में हम अपने पैनल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पैनल में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर जी हैं हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे दो संवाददाता राहुल गौतम और जयप्रकाश भी वॉर जोन से जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल शरदेंदु सर आपसे, जो आज बयान आया है ज़ेलेंस्की साहब का, उन्होंने कहा है नाटो बहुत जरूरत नहीं है और दो राज्य जो है वो भी स्वतंत्रता जो उसकी बार बार रूस कह रहा है उस पर भी कह रहे बातचीत हो सकती है। तो क्या ये माना जाए कि 14 डे जो ये टसल चल रहा था, आज ज़ेलेंस्की को इस बात का एहसास हो गया है कि ना तो अमेरिका, ना तो नाटो और ना ही यूरोपियन देश कोई उनके साथ नहीं खड़ा है? ये जो इनका बयान आया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का, ये बहुत ही पॉजिटिव बयान है अगर आप युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इनको 14वें दिन इस चीज का एहसास हुआ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि जो नाटो का जो सदस्यता का इशू था वो अमेरिका, नाटो कंट्री और रशिया के बीच का था। यूक्रेन उस उलझन में फंस गया और जिस तरीके के शुरू में बयानात आ रहे थे और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की साहब का एक स्टैंड लिया हुआ था, वो रशिया को बाध्य किया उनके ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि रशिया के डायरेक्ट सिक्योरिटी इश्यूज उससे इन्वॉल्व थे। अगर आप इसके पीछे जाएं, थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, तो 1991 की जो स्थिति थी नाटो कंट्री की, जब 15 देश नाटो के सदस्य हुआ करते थे, बाद में इसका एक्सपेंशन हुआ जिसमें ज्यादातर वार्शा पैक्ट कंट्री के लोग आए और रशिया के नेबरिंग कंट्री उस इलाके नाटो में शामिल हुए, तो उससे रशिया का टाइम टू टाइम सिक्योरिटी कंसर्न तो बन रहा था। और जब से ये सरकार, नई सरकार आई यूक्रेन में और ज़ेलेंस्की का जो ओरिएंटेशन नाटो की तरफ ज्यादा बढ़ा, इससे जो इनके रशिया के सिक्योरिटी इशू और सीरियस हो गए और अल्टीमेटली युद्ध की स्थिति आ गई। लेकिन ये नाटो कंट्री का डायरेक्टली इस युद्ध में ना इन्वॉल्व होना, ओनली मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट देना, किसी भी तरीके से यूक्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं मीट करता था। आज 14वां दिन है युद्ध का। शादी सर, ये मुझे लगता है कि हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में समझौता हो जाए, युद्ध हो जाए, लेकिन ये एक डिबेटेबल इशू रहेगा सालों तक और लोग इस पर डिबेट करेंगे कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, हालांकि रसद दी, पैसा दिया, आर्म्स एम्यूनिशन दिए। और जो बाइडेन की ये बात, इसके दो तर्क हैं। बाइडेन साहब ने ये बात कही कि साहब अगर हम या नाटो अपनी सेना उतारती है तो तीसरे विश्व युद्ध को सीधा सीधा न्योता होगा। आप कितना सहमत हैं इससे? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, अगर नाटो के ट्रूप्स फिजिकली इस कॉन्फ्लिक्ट में उतर तो ये एक फ्लैश पॉइंट तो बनता था न्यूक्लियर का। लेकिन देखिए, ये युद्ध का मैदान इस समय भी यूरोप होता, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हुआ, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इंगित करता था। लेकिन कोई भी नेशन, उसका पहले आज की डेट में नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। कोई देश नहीं चाहेगा कि उसकी धरती पे इस तरीके का न्यूक्लियर युद्ध हो, और नाटो कंट्री और यूरोप तो कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा इसी सब को मद्देनजर रखते हुए नाटो कंट्रीज ने एक स्टेप बैकवर्ड लिया और ये स्थिति क्रिएट की जिससे कि न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति को ना किया जा सके। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर भी हैं। सिन्हा सर, जो मारियोपोल का इलाका है, खारकीव का इलाका है, कीव के आउटर के इलाके हैं, वो तस्वीरें हम सब लगातार देख रहे हैं। हमने उसके बारे में पढ़ा भी है, बहुत डिस्कशन किया है। क्या यही रूस चाहता था
इसीलिए कीव पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं रूस का भी कीव के साथ है, हिस्टोरिकल सिटी है, और यूक्रेन से ज्यादा अटैचमेंट लोग बताते हैं कि रूसियों का कीव के साथ है। इसीलिए घेर के रखा, बाहर के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उसको तबाह किए, लेकिन कीव पर सिर्फ एक प्रेशर रखा, बताया कि 64 किलोमीटर की सेना बाहर इंतजार कर रही है। यही चाहते थे पुतिन साहब कि ज़ेलेंस्की बोले कि हां नाटो बहुत जरूरत नहीं है, यही चाहता था रूस। देखिए, यदि आप समझना चाहते हैं तो जो वॉर स्ट्रैटेजी रखी है, जो पॉलिटिकल एम है उनका जो मिलिट्री एम है, वो पुतिन साहब ने पूरे विश्व में एब्सोल्युटली क्लियरिटी से रखा है। जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते, उसको हम झुठलाना चाहते हैं, टेम्पलेटिंग करना चाहते हैं, और हम अपने को सब प्रूव करना चाहते हैं कि हम सही। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हैं। ये कह देना कि कोई ऐसे समय में देखिए, आप पूरा जो पुतिन साहब कर रहे हैं वो छोटी मोटी एम नहीं है। यूक्रेन के ऊपर में, यूक्रेन उनका रेड लाइन था। यूक्रेन की रेड लाइन 2012 में आ गई, कोई ये नहीं आ गया कि ये 2022 पे आया है। आपको यदि पता हो कि 2012 में ही ये नाटो ने उनको अप्रोच किया था यूक्रेन को कि आप भी आ जाएं, क्योंकि प्रोसेस वहां से शुरू होती है। आप 22 साल हो नहीं 12 साल हो गए, मगर वो आज तक ज्वाइन नहीं किया। इस बीच में उसके बाद 17 में 20 में एक देश, और सबसे ज्यादा हद हो गया जब वो कहते हैं 21 में और 22 में, उसमें 3 देश हैं, बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। और 22 में अभी स्वीडन कहता है, फिनलैंड कहता है एंड सर्बिया। तो ये, और उन्होंने कह दिया, बार बार कह रहे हैं। देखिए, आप हम लोग तो अपनी बातें लगाते हैं ना। आप पूछ रहे हैं कीव में क्यों नहीं आया? कीव में आने का कोई उनका अंदेशा नहीं है। कोई ऐसा आप कहेंगे कि यदि दूसरे को गिरा दें, और कीव के अंदर में हिस्टोरिकली उनका लगाव है रशिया का बड़ा। रशिया ये 600 सालों से उनका हिस्सा रहा, ये 26 साल से अलग हुआ है ना। और लोग जानते नहीं या समझते नहीं। ठीक है, आपको रोकेंगे सिरा साहब। सायरन, मतलब इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, 30 सेकंड के लिए आपको रोकेंगे। बड़ी खबर क्या है उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिका यूक्रेन को रूसी फाइटर जेट नहीं देगा। पोलैंड ने अमेरिका से की थी मांग, अमेरिका ने पोलैंड की मांग से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पोलैंड बिल्कुल लगा हुआ है, अगर मैप के जरिए भी आपको समझाएंगे, बिल्कुल लगा हुआ है, और नाटो का सदस्य है, उसने मांग करी थी कि जेट हमको दीजिए एयर स्पेस सुरक्षा के लिए। सिरा साहब, आपका कमेंट। देखिए, पोलैंड उनका सेकंड टारगेट है। पोलैंड पहला देश है, 1999 से ये लड़ाई चल रही है, और ये पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जिन्होंने पहला एक्सपेंशन किया था आफ्टर 1952। तो पोलैंड रशिया पे बहुत बड़ा हमला भी कर चुका है, यदि इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे तो। पोलैंड, देखिए, आपका ये इसको मत छोड़िए कि ये केवल यहां रुक जाएगा। वो लड़ने नहीं आए हैं पुतिन साहब, रीअलाइनमेंट हो रही है, और पूरा जो सेंट्रल यूरोप है। सिरा साहब, इसी में बीच में, क्योंकि एक बयान रूस, सिरा साहब सिर्फ 10 सेकंड आप ही कंटिन्यू करिएगा, सिर्फ 10 सेकंड। जो बयान आया उसमें लचीलापन दोनों तरफ से था, और रूस ने कहा, जो बात अभी आपने कही, रूस का आधिकारिक बयान है कि हमको यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना है। एब्सोल्युटली, वो तो खुल के कह रहे। कभी कहा उन्होंने कब्जा क्यों करेंगे? वो कब्जा नहीं करना चाहते। इसके अलावा 15 और उनके पुराने यूएसएसआर के देश हैं, क्या सब पे कब्जा? अभी भी जो हम जब बात करते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, बेलारूस को ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो कब्जा करना चाहते। ये हमारी चलाई हुई, वेस्टर्न मीडिया की चलाई हुई ये है जिसके ऊपर में फोकस होता है। वो कहते हैं 2 एम से आए, मिलिट्री एम 2 हैं और जियोपॉलिटिकल एम, और वो पूरा किए बिना रुकेंगे नहीं। और आप कह रहे हैं रशिया नरम पड़ गया, रशिया हार, कोई कहता रशिया हार रहा है, उसका टाइम फ्रेम से हो रहा है, तो वो घबराए हुए। अरे भाई, जेलेंस्की साहब को और वो रखेंगे। कोई कहता जेलेंस्की साहब को मारना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन, वो कोई ऐसा काम से नहीं आए। जेलेंस्की साहब जब तक रहेंगे, रशिया का जो बड़ा एम है, जियोपॉलिटिकल एम,
वो एक सिक्योरिटी रीस्ट्रक्चरिंग करना ठीक चाह रहे है, हैं। रीअलाइनमेंट उस पर भी आएंगे। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब भी हैं। मोर साहब, ये तो बात हो गई यूक्रेन की कि कहा साहब हम बातचीत को तैयार हैं, कल बड़ी बातचीत भी होगी। ये भी कहा कि नाटो बहुत जरूरी नहीं है हमारे लिए, और दो जो राज्य हैं वो इंडिपेंडेंट मानने को तैयार है। यानी एक झुकाव ज़ेलेंस्की साहब यूक्रेन का आज देखा गया। क्या आपको लगता है कुछ प्रेशर रूस पर भी होगा, जो चाहे वो ऑयल का मामला हो, गैस का मामला हो, सैंक्शंस का मामला हो? हालांकि मैं मानता हूं कि वो ये सब कुछ करने से पहले मेंटली प्रिपेयर था और वैकल्पिक रास्ते खोज रखे थे, लेकिन एक दबाव रूस पर भी होगा कि ये जंग अब ज्यादा लंबी ना चले। अगर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन करने को तैयार है तो रूस भी आगे बढ़ सकता है। देखिए, इस पूरी लड़ाई में ना पुतिन जो एक, मैं तो उसको तानाशाह मानता हूँ, इज अ डिक्टेटर इन सिविल क्लोथ्स। कम्युनिस्ट लीडर है, उसके यहाँ कोई इलेक्शन उसने लड़ना नहीं होता, जो होता है फेक इलेक्शंस होते हैं वो। उसने ना पॉलिटिकल एम अचीव कर पाया, ना मिलिट्री एम अचीव कर पाया। मैं बात करता हूँ मिलिट्री एम्स की, ठीक है। जो उसका एम था कि पहले 2-3 दिन के अंदर शॉक एंड ऑफ से कीव भी गिर जाएगा, ज़ेलेंस्की भाग जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तख्ता पलट हो जाएगा, मेरी चॉइस की सरकार हो जाएगी और लोग उनको गार्लैंड्स के साथ वेलकम करेंगे, इस टाइप का उसने अपनी आर्मी को या अपने लीडर्स को बोला था। लेकिन हुआ एकदम विपरीत है इसके। टैक्टिकल बैटल्स में कई जगह पे रशियन आर्मी को काफी हारना पड़ा है और उनको जो है काफी मुश्किलें आई हैं, क्योंकि लोग खड़े हो गए। और मॉरल और एथिक वैल्यू जहां पर वॉर को कहीं पे देखा जाए तो पुतिन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। पहली बार मैंने देखा है, अपने पिछले 40 साल से मैं जियोपॉलिटिक्स को देखता हूं और पढ़ता हूं, पहली बार मैंने देखा है एक नेशन ऐसा कॉर्नर हुआ हो। और उसकी अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जो उसके ओलिगार्चेस हैं, जो उसकी कंपनीज की हालत है, जिस तरीके से पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है स्क्वीज करने के लिए, उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए रशिया की, वो साफ नजर आ रहा है। रूबल इतनी बुरी तरह गिर गया है, शेयर मार्केट खुल नहीं रहा है, और जहां भी रशियन मनी पार्क्ड है वो सबकी सब फ्रीज हो गई है। तो रशिया भी अब आएगा, और अगर किसी भी हालत में पुतिन जो है यहाँ से सीज फायर एक्सेप्ट करेगा और ज़ेलेंस्की बरकरार रहेगा अपनी जगह पे, तो मॉरली आई थिंक ठीक है। मोर साहब, आपको रोकता हूं। बड़ी खबर, जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है सायरन की आवाज। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन संकट के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने संकट के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। नाटो की वजह से संकट और ज्यादा बढ़ा। चीन ने कहा है नाटो की वजह से युद्ध की स्थिति तक पैदा हुई। चीन का बड़ा बयान, जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम के लिए नाटो को ठहराया है। मोर साहब, आपके पास आए। शारदेंदु जी, बड़ी खबर, चीन कह रहा है नाटो ही जिम्मेदार है। जो युद्ध की स्थिति और जो युद्ध हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नाटो जिम्मेदार है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां तक चीन का बयान है, ये कुछ हद तक जरूर सही है, क्योंकि नाटो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है इस पूरे युद्ध में। लेकिन साथ में आपको रशिया का भी एक आउटलुक देखना पड़ेगा। एक जगह आप जब यूक्रेन की बात करते हैं कि ये नाटो का सदस्य ना बने, दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा, 3 पिछले अर्स्टवाइल यूएसएसआर के जो देश थे, जो इनको बाल्टिक स्टेट बोला जाता है, लटाविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, ये ऑलरेडी आपके नाटो के मेंबर हैं, और ये आपके डोर स्टेप पे उसी एग्रीमेंट को साइन करके हैं जिसके तहत उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस नाटो कंट्री के साथ होता है। तो एक तरफ तो आप यूक्रेन के लिए सारी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके डोर स्टेप पे 3 नाटो कंट्री जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट थे वो है। तो आज के दिन में इस तरीके की जो आपकी जो विचार है वो एक्सेप्टेड होना मुश्किल होता है। उसके दूसरे कंसर्न है, मेरा मानना है कि नाटो को इस तरीके के स्थिति में लाने के पीछे यूएसए और नाटो कंट्रीज खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने यूक्रेन को इंस्टिगेट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, आपको नाटो को। एक और बड़ी खबर, जी हां सर, आपको रोकूंगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए। एक बड़ी खबर, उसका रुख लेते हैं। ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। रूस से अंतरिक्ष संबंधित सौदा नहीं करेगा ब्रिटेन। रूसी एयरक्राफ्ट की ब्रिटेन में एंट्री पर भी बैन है। ब्रिटेन का बड़ा बयान। सिन्हा साहब, 2 चीजें हैं, जैसा अभी आपने मोर साहब को भी सुना था और आपने शारदेंदु जी को भी सुना। पहला, जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो एक रीअलाइनमेंट हुआ है, क्या आप मानते हैं रूस कॉर्नर हुआ है? क्योंकि एक बड़ा तबका कहता है कि जब जहां एब्सटेन करने की बारी थी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ थे, अमेरिका एक तरफ थी, रूस के साथ भी कोई हल्के लोग नहीं थे।
और वो लोग साथ में खड़े थे जिनको आप कम नहीं आंक सकते। तो क्या आप सहमत हैं रूस अलग थलग पड़ा इस रीअलाइनमेंट के गेम में? सिन्हा साहब। देखिए, आपने दो नाम लिए, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे गलत शब्द नहीं बनाना चाहता था कि 40 साल से मैं भी पढ़ रहा हूँ, हम फौज में हूँ, जानता हूँ। देखिए, चीजें को हम इमोशंस से नहीं ले सकते। भारत का पक्षी खलता है भाई, हम तो न्यूट्रल है ना। हमने 3 बार ट्रेन कर दिया, हम बराबर दूरी, और हम लोग सब गलत हैं, पूरी इंडिया गलत है, कुछ लोग अच्छे हैं जो, देखिए ऐसी हम नहीं, मैं चाहता हूं हमारे विश्लेषण में कहीं ना कहीं एक हम इमोशंस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि क्या है, 26 देश पागल हैं, इंडिया पागल है, चाइना पागल है, यूएई से हमारा भी, रशिया इजराइल पागल है, जो वहां के नाटो के देश हैं, टर्की अब कहता नहीं आएंगे, रोमानिया कहता नहीं आएंगे, मिन्स जो नॉर्मंडी फॉर्मेट है वो अपनी दूरी बनाना चाहता है। हाँ, सारे अच्छे हैं, और देखिए अच्छा है, पागल घोषित कीजिए, लोग करते हैं, और यही पागलपना किए थे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, पूरी लड़ाइयां खत्म हो गई, 2.7 करोड़ पीपल रशियंस भी मारे गए, और वो बैटल ऑफ बर्लिन चल रही थी। एक देश है आता है हिरोशिमा नागासाकी में कि हम युद्ध खत्म करना, युद्ध खत्म हो गया, और गिरा देते हैं, और वहां 80 लाख और 40 लाख, और हम उसके इतने इमोशंस में चले जाते हैं कि उसने अच्छा किया, उसने नाटो बना लिया। तो मैं इन चीजों को नहीं पढ़ना चाहता, ना उनके ऊपर में कुछ तर्क देना चाहता हूं। साहब रुकूंगा, आपको एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। एक बड़ा अपडेट, रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा यूरोपियन यूनियन। रूस पर और पाबंदियों को लेकर यूरोपियन यूनियन में सहमति बनी है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा है। रूस से तेल आयात रोकने के लिए शुक्रिया जेलेंस्की। दूसरे देश भी रूस से तेल, गैस, कोयला न ले। अमेरिका के बाद कई देश रूस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सिन्हा साहब, पुतिन साहब ने ये बात बहुत साफ कह दी थी, कहा जो ये प्रतिबंध है ये भी एक तरीके का युद्ध और विद्रोह है, लेकिन उसके बाद भी जो कंट्रीज है वो लगातार बातचीत का सहयोग नहीं कर रहे हैं, बातचीत में बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। कोई आदमी ठंडा करना नहीं चाहता, प्रतिबंध लगा के क्या और रूस को उकसाया जा रहा है? देखिए, उकसाने की बात नहीं है, जो कंस्ट्रेन है या उसको कहते हैं ना, उसको सहने की एक सीमाएं होती हैं। ये 91 में आप तोड़ दिए, हाँ, सहता रहा, क्या चीज से ग्लासनोस्ट पुस्तिका लाए, आप लाए, अलकायदा बनाया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुई, का तोड़ दिया रशिया को। रशिया हरदम अपने इनको सहता रहा, उनके योगदान को हम बोलते हैं कम्युनिज्म है, हम वो छाना चाहता है, आपको मारना चाहता है। वो हमारे लिए खड़ा रहा जब हमने गोवा से लेकर, गोवा को हमने जब लिबरेट किया ना, और गोवा को दामन दियो, तो सबसे पहले उसने वीटो लगाया था। ये जो हम जिसके लड़ाई लड़ना चाहते हैं ना, कि हम नेटो और वो जो अमेरिका की लड़ाई लड़ना, वो हमारे ऊपर लगा रहा था। जब 71 की लड़ाई हुई तो वे बंगाल में और अरेबियन सी में, वही देश जो 200 साल आपके ऊपर रूल किया, 3 टुकड़े करके आपका चला गया, वो ला करके 7th फ्लीट और इधर खड़ा कर दिया। और मैं इमोशंस की वहां पे बात करूंगा, इमोशंस नहीं है, दीज आर रियलिटी। और ये कहना कि आज भारत तटस्थ है क्योंकि हमको वहां से क्या समर, अरे छोटी बातें नहीं। भारत आज देखिए, इन चीजों को रखिए, मल्टीपोलैरिटी में जा रहा है। कोई कम्युनिज्म का विस्तार पूरा विश्व में नहीं हो जाएगा कि हमें छा जाएगा और गले घोट लेगा आपका। जब हमारे ये जो हुआ आपका, ये जो हमारा चला वायरल का समय और हमारी स्टैंड ऑफ है, हमारा अपना ट्रेडिंग चाइना के साथ 140 बिलियन डॉलर का हो गया। उसके पहले 90 बिलियन डॉलर का था। और चाइना के साथ, तो देखिए, मैं आपके चैनल में आया हूं, तो मेरा ये कहना है कि हमारे डिबेट में मेरे को ना लड़ाएं, मैं किसी की बात को काटना नहीं चाहता हूं, सब अपनी बात रखें। नहीं सर, हर का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, अपना व्यू पॉइंट है। और सबसे अच्छी चीज है, नाम लिया, मैं नहीं चाहता हूं, नहीं, वी शुड ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। वी आर डूइंग
a debate, a decent debate, so that people understand. So Sir. let's get into a proper way of doing this. Okay. ठीक है, इसी पे कमेंट यश मोर साहब आपका, जो प्रतिबंध और बढ़ाए जा रहे हैं, मैं सवाल रिपीट करूंगा आपसे, प्रतिबंध एक तरफ बढ़ रहे हैं, कल मंत्री लेवल की टॉक्स होनी है दोनों देशों के बीच में, एक तरफ रूस ने अपने हमले जारी रखे हैं, मतलब सारे फ्रंट्स एक साथ चल रहे हैं सर, कोई एक अलाइनमेंट नहीं है कि भाई बातचीत होनी है तो हमला रुक गया, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि साहब हम आगे आपकी मदद करेंगे, ऐसा कोई अलाइनमेंट नहीं। आप देखिए 4 दिशाएं हैं तो 4 दिशाएं अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। की बात नहीं है। आई थिंक रशिया के स्टैंड में काफी टेपर डाउन हुआ है, जो उन्होंने ऑफर किया कि जो सेफ्टी कॉरिडोर्स देंगे, अब सीज फायर की सिविलियन जब तक निकल जाए, और रशिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लाखों लोग जो है रेफ्यूजी हो जाएंगे पड़ोसी देशों में, ये कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। और जिस तरीके से कोलैटरल डैमेज हुआ है ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, सो ये तो देखो, अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, 71 में 45 में, ना मैं किसी को सही बोल रहा हूं ना गलत, हम बात कर रहे हैं रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कि ये इन्वेजन सही था या नहीं था। तो इसमें तो आई थिंक कोई दो राय नहीं है कि आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को इन्वेड नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर बातचीत करेंगे, 2 कमेंट्स और लेंगे सर, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, वो साहब सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, आप तीनों मेहमान हमारे साथ रहिए। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर, सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब, मोर साहब आपका मानना है जो ये इन्वेजन है ये गलत था यूक्रेन का, लेकिन कई ऐसे विशेषज्ञ थे, कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे और जिन्होंने रूस का भी एक पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि खतरा था, नाटो का मेंबर बन जाता, सेना उतर जाती तो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था, ये तो करना ही था अगर उसको अपने सुरक्षा दृष्टिकोण को, रूस को ध्यान में रखना था फ्यूचर के लिए। मोर साहब, ये पिछले जो ये नवंबर से ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हुई है बेलारूस और क्रीमिया और चारों तरफ से, और ये प्रेशर था, और डिप्लोमेटिकली पुतिन जो चाहते थे वो ऑलमोस्ट हो गया था। डिप्लोमेटिकली यूक्रेन ने और नाटो ने भी कह दिया था अभी कोई विचार नहीं है इसकी सदस्यता का, और जब तक 30 देश एग्री नहीं करेंगे तो ये था ही नहीं कि कल मिल रही है सदस्यता या मिल गई है या ऑलरेडी हो गया है साइन, ऐसा कुछ था ही नहीं। सो 3.5-4 महीने में आई थिंक पुतिन सक्सीड हो गए थे ये समझाने में नाटो को भी और उसको भी। तो मैं सिक्योरिटी कंसर्न यूएसएसआर रशिया के मानता हूं 100%, बट जैसे वो शादेंदु ने कहा कि वो पहले से 3-4 देश तो यूएसएसआर का जो हिस्सा थे चले गए, और यूएसएसआर कोलैप्स होना था, वो किसी नज किया नेचुरली, कोल्ड वॉर कौन जीता हमें पता है। तो वो अपडेट रोकूंगा मोर साहब, आपको एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, चेर्नोबिल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा बहुत जरूरी था, परमाणु उकसावे को रोकने के लिए प्लांट पर कब्जा किया गया। शारदेंदु जी, ये विदेश मंत्रालय का बयान है जो मैंने आपको पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि भाई चेर्नोबिल और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा इसलिए था क्योंकि बार बार उकसाया जा रहा था, और वो थ्रेट था, जिस थ्रेट की बात मैंने मोर साहब से अभी करी थी। शारदेंदु जी, देखिए, पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने जो इसके पहले जो वक्तव्य दिया था वो उसमें ये बोला था कि जो 3 देश हैं जो बाल्टिक स्टेट बोलते हैं, दे आर ऑलरेडी मेंबर हैं नाटो के, तो हाँ। जो सिक्योरिटी कंसर्न यूक्रेन के लिए है वो इन देशों के लिए भी है। तो ये हालांकि उनकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो फिनलैंड की तरफ और बाल्टिक स्टेट का है, तो उस चीज को मैं क्लैरिफाई कर रहा था। और जहां तक न्यूक्लियर का पावर प्लांट का सवाल है, इस पे रशिया का कब्जा हो रखा है, तो किसी भी तरीके का फर्दर वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन होने की संभावनाएं कम दिखती हैं, लिहाजा इसको उसी स्थिति में देखा जाए। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी भी न्यूक्लियर प्लांट से अननेसेसरी न्यूक्लियर रेडिएशन हो जो कि पूरी मानव जाति के लिए हानिकारक हो, तो इसकी संभावनाएं हमारी समझ से नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और जहां तक एक चीज मैं बताना चाहता हूं, रशिया का जो कंसर्न है, देखिए रशिया का जो स्टेटमेंट आया है, जेलेंस्की साहब ने जैसे बोला कि हम हमारा नाटो से मोह भंग हुआ, हम उसकी मेंबरशिप नहीं चाहते हैं आज की डेट में, तो उसी तरफ से रशिया का बयान आता है कि हम यहाँ की लीडरशिप चेंज नहीं चाहते हैं, क्योंकि लीडरशिप चेंज, अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सारे लोग अंदेशा लगा रहे थे कि एक प्रो रशियन गवर्नमेंट वहां आने का है।
लेकिन उसके लिए भी रशिया तो एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दोनों तरफ से दोनों आया तरफ हुआ है। से। और कल देखिए मंत्री लेवल की बात है और ये एक स्टेज सेट करता है जब दोनों हेड ऑफ स्टेट के पहले मिलने से पहले। और कुछ जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय जेलेंस्की साहब ने कहा था कि हम पुतिन साहब से मिलना चाहते हैं लेकिन वो 30 मीटर के डिस्टेंस में ना बैठे। कहने का मतलब ये था कि हम अक्रॉस द टेबल बैठ के एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझे, एक दूसरे का कंसर्न समझे और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाले। तो ये स्थिति बनती जा रही है। और जहां तक सैन्य रूप का सवाल है, देखिए कीव की तरफ रशिया की फोर्सेज बढ़ी है, खार्किव में हमला चल रहा है और आपका जो मारिपोल है उस पर भी अटैक जारी है। तो इस तरीके से एक मिलिट्री ऑपरेशन का भी एक कल्मिनेशन पॉइंट आ रहा है जो कि एक डिसाइसिव बैटल में अगले 2-4 दिन में अगर कोई प्रेशर दोनों तरफ है, कल्मिनेट हो। ठीक है, प्रेशर दोनों तरफ है। इस चीज को लीड हाँ। कर रही है कि एक शांति वार्ता हो, एक इसका एमिकेबल सोल्यूशन निकले और दोनों ठीक है, दोनों जो मतलब प्रेशर है रूस पर भी है और यूक्रेन पर भी है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, रूस के विदेशी मंत्रालय का हमने बयान सुनाया, उसी पर हमने शारदेंदु जी की राय ली थी। आपका अपना पक्ष, जो ये 2 न्यूक्लियर सेटअप्स थे, रूस ने कहा कि भाई ये कंसर्न एरिया था हमारे लिए, इस पर कब्जा जरूरी था। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष की नहीं बात करता हूं, मैं सिचुएशंस की और एनालिसिस की बात करता हूं। तो मेरे पक्ष में ना जाएं, पक्ष गलत हो सकता है, पक्ष गलत हो सकता है, वो पॉलिटिकली बात होती है और टीवी चैनलों में लड़ाई जाती है। अब आइए कि आपने जो सवाल किया, आपने सवाल किया कि ये जो अभी आपने द्रोही के नाम सुन रहे हैं, जो जॉर्जिया और चेर्नोबिल के बारे में, या फिर उसके बारे में जानने की ये जो मैं आपको देना चाहता हूं। चेर्नोबिल का एक एक्सक्लूसिव जोन है और आपको पता ही है सबसे बड़ा चेर्नोबिल के अंदर में एक हादसा हुआ था और काफी क्षति हुई। तो वो ऑलरेडी, और ऐसा मानने में ही आता है कि उसमें बहुत लोग, मानना क्या है, एक सच्चाई भी है कि उसमें बहुत रशियंस भी पहले से ही उसके गार्ड में लगे हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि ये फिर से हादसा हो। और इस हादसा में एक सबोटाज एंगल भी था एक जमाने में, जो चेर्नोबिल, और वो लोग पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि कहते हैं कि वो तो रशिया तो कम्युनिज्म देश है, वो तो सबको मारने के लिए आया है। तो उनकी उन सच्चाइयों को कोई पढ़ना नहीं चाहता। देखिए, रशिया एक ऐसा देश है जिसने इतनी बड़ी बलिदानी दी है इस पूरे विश्व में शांति लाने के लिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। 2.7 करोड़ मिलियन लोग मर गए और फिर उसको हम कहते हैं कि नहीं वो कम्युनिज्म। ठीक है, सारंग की आवाज। सिन्हा साहब, 15 सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। कई विदेशी कंपनियों ने रूस से किनारा कर लिया है, करीब 250 कंपनियों ने रूस में कारोबार बंद कर दिया है। इनमें कई अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डेल, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने रूस छोड़ दिया है। सिन्हा साहब, कंपनीज छोड़ रही हैं, तेल कहा जा रहा है हम नहीं खरीदेंगे। हालांकि जो मेरी जानकारी थी, जो मैंने पढ़ा था, यूरोपियन कंट्रीज ने थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रेडिंग की है और लगभग 23 से $24 सस्ता प्रति बैरल तेल खरीदा भी गया। सिन्हा सर, देखिए, ये थर्ड फेज ऑफ जो रीअलाइनमेंट की बात है उसमें एकदम सामने आएगा। ये जो सैंक्शन जिसको वो कह रहे हैं परमाणु बम की तरह है, आर्थिक प्रतिबंधी जो लगा रहे हैं परमाणु बम, वो भी फेल होगा। और पूरे विश्व में, भारत को भी 98 में लगाया गया, 71 के बाद भी लगाया गया। अभी आता हूं रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। इंडिया ने ही नॉट अनाउंस किया, सुनने में आ जाएगा कल परसों में आपको। हमारी रुपी है जो हम करते हैं ना अपना, जिससे हम, और कौन सा रुपी है जिसके अंदर में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सारा हम रूबल के साथ करना चाहते हैं। अभी रशिया ने तो अपने गोल्ड रिजर्व दिखाए नहीं। अमेरिका, जितने नाटो कंट्रीज हैं, जितने अमेरिकन हैं, सब जमा कर ले, वो अब गोल्ड की बात कर रहा है। हम थोड़ा डिटेल में जाएं, सर्च करें और रुपया में ना पड़े। और दूसरी बात, जो आज के दिन में रशिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस का सप्लायर है। हाँ। क्यों नहीं बंद कर देते नॉर्मंडी वन? वो हीट है, वो सिन्हा साहब, यूरोपियन कंट्रीज भी उस हीट को समझ रही है ना, समझते हैं यार, आप बोलने नहीं देते हैं यार, समझाना चाहते हैं। कंटिन्यू करिए। तो बुलाइए तो बोलिए ना सर। हाँ, देखिए मेरी बात सिंपल सी है, आने वाले समय में बता देगा। यदि ये जो जो बात है, जो सैंक्शन काम करे, ये विश्व में प्रूव हो जाएगा, ये सैंक्शन नहीं चलेंगे।
ये दादागिरी सैंक्शन काट दिया। आपका जो ये स्विफ्ट का बात हो रहा है ना, ऑलरेडी अलाइंड है डिफरेंट वे में। आप किसी को ऐसा ना करें कि लोग जो इंडियन पोजीशंस है, मल्टीपोलरिटी में जा रहा है, ये जो चीज जा रहे हैं, इसमें ये जो समय का है, स्ट्रेटेजिक टाइम का एक यूटिलाइजेशन है, हम उनको पढ़ें, उसमें जाएं और उसको समझने की चेष्टा करें। आर्थिक क्या होगा देखेंगे, मगर मेरा मानना है आज तो $34 बिलियन प्रतिदिन उसका ज्यादा पैसा आ रहा है। आप जब हमारे जब होते हैं ना वित्त प्रेजेंटेशन, तो शेयर मार्केट उछल गया, बैठ गया और उससे दिख गया कि पूरा ये सब ड्रामाबाजी है। प्लीज ये आर्थिक जो लोग हम लोगों पर सिखा रखे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये कर दिया इतना, उसके पास ठीक है फॉरेन रिजर्व इतने थे। मैं ये नहीं कहता कि वो जीत रहा है, मगर ये चीज को तोड़ना इंडिया भी करके दिखाया, 98 के बाद करते रहे। हमने न्यूक्लियर जब किया एक्सप्लोजन, तो हमारे प्रतिबंध 71 के बाद में तो ऐसी प्रतिबंध थी, उन्होंने कहा कि PL 480 अमेरिका से आता था, वही गांवों को भैंसों को खिलाया जाता है, वही खिलाएंगे इंडिया को। मगर इंडिया आज उस मुकाम में पहुंचा है, तो सच्चाइयों से आप माता ना जोड़े और हम उन बाकाओं में ना आए जिन्होंने हमें गुलाम बना करके हमें किया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। वो तो बहुत सारे स्टाइल लगा के मेरी तरह बैठे वाले लोग उसके साइड में होते थे और आज भी दिखेंगे, मगर वो सब आपको उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, ठीक है। जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब, जो कल की मिनिस्टर लेवल की टॉक्स है, जो आज बयान आया है चाहे रूस की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से, 3 दौर की पहले ही बातचीत हुई है बेलारूस की धरती में दोनों तरफ से, क्या एक अच्छा स्टेज सेट है दोनों देशों के बीच में बातचीत? नाटो जरूरतमंद नहीं है, 2 राज्यों की स्वतंत्रता पर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम विचार कर सकते हैं, रूस कह रहा है हमको वहां कब्जा नहीं करना है। तो एक जो स्टेज है वो एक अच्छी स्टेज सेट है बातचीत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में। एब्सोल्युटली, और ये फिर प्रूव करता है कितना फ्यूटाइल था ये इन्वेजन। ये प्रूव करेगा जब आप सीज फायर के लिए एग्री करेंगे और दोनों, इनफैक्ट जिस रात को अटैक किया था रशियन फोर्स, देखो एसिमेट्री है, यूक्रेन इज नो मैच। मोर साहब रोकूंगा आपको, एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। युद्ध के बीच रूस का बड़ा बयान आया है, बातचीत से यूक्रेन संकट निपटाने की कोशिश करेगी। रूस ने कहा है दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हुई है, कल बेलारूस बॉर्डर में हो सकती है 4थे दौर की बातचीत भी। यश मोर साहब, जो बात हम कर रहे थे, एक पॉजिटिव वे में रूस बातचीत करा। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन का भी बयान आया है, यूक्रेनी एयर डिफेंस पर कब्जा आसान नहीं। ब्रिटेन ने कहा है यूक्रेन का एयर डिफेंस बेहद मजबूत है, यूक्रेन का एयर डिफेंस रूसी विमानों के खिलाफ सक्षम। ठीक है मोर साहब, जो हम कह रहे थे एक सेंटर स्टेज सेट हो रही है और रूस लगातार जो सिग्नल दे रहा है, हाँ, उसको कैसे देखते हैं? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। ये प्रूव करेगा कि ये लड़ाई कितनी फ्यूटाइल थी। अगर बातचीत थी, जिस रात को रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, उस रात को ज़ेलेंस्की ने कॉल किया है पुतिन को बातचीत के लिए कि आप मत करेंगे, लेकिन तब उन्होंने फोन नहीं उठाया उनका। और ये प्रूव करता है कि ये सारे मसले, आज लड़ाई का टाइम नहीं है। जब वर्ल्ड कोविड से गुजर रहा है, आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को शो करना चाहते हैं, कोई मौका ही नहीं था ये लड़ाई लड़ने का। तो ये पुतिन का बहुत ही बेवकूफी का स्टेप था। ये नंबर 1 बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं इकोनॉमिक सैंक्शंस की। देखो, इकोनॉमिक सैंक्शंस डबल एज्ड वेपन होते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है आज। अगर रशिया को डॉलर्स की जरूरत है तो हमारे को वेपन्स की जरूरत है। रशिया को डॉलर्स की जरूरत है तो यूरोप में गैस बेच रही है। रशिया को डॉलर्स की जरूरत है तो तेल बेचता है। और जिन कंट्रीज में वहां डॉलर्स की तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सैंक्शन लगा रही हैं, मुझे पता कुछ दिन के बाद सैंक्शन। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट रोकूंगा बोर साहब, आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। यूक्रेन रूस युद्ध पर पोलैंड के पीएम का बड़ा बयान, यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर नाटो विचार करे, सभी नाटो देश मिलकर यूक्रेन की मदद करें। पोलैंड का यह बयान आया है। बिल्कुल कम वक्त बनाए। शारदेंदु जी, एक तरफ तो बातचीत हो रही है, एक तरफ पोलैंड कह रहा है कि साहब लड़ाकू विमान नाटो दे, अमेरिका कह रहा है उतारना ठीक नहीं है। कल बातचीत तो हो जाने देता पोलैंड। जो पोलैंड का बयान है, ये एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के मद्देनजर था, वो मिग 29 था। और मिग 29 वो एयरक्राफ्ट है जो रशियन ओरिजिन का है।
उनका ये कंसर्न था कि मिग-29 यूएस के कहने से यूक्रेन को दिया जा सकता है, जिससे उनके पायलट उसमें हवाई जहाज में ट्रेन और उसको कॉम्बैट रोल में उतार सकते हैं। और उसके एवज में सिंस पोलैंड जो है नाटो का सदस्य है, तो उसको एफ सीरीज के ठीक है शार्दुल जी, वक्त की कमी है। मोर साहब आप आए, के सिन्हा साहब आप आए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार साझा करे देश का सवाल में। और कल की बातचीत पर दुनिया की नजर होगी। रूस ने भी अपने तेवर थोड़े से नरम किए हैं और यूक्रेन भी एक कदम आगे बढ़ा है। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त